हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जोड़ा इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस हमें टू वेरिएबल्स में लेनी है। वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड, तो टू वेरिएबल्स एक्स और वाई लेकर चलेंगे हम यहाँ पर। तो जनरल फॉर्म दी गई है। सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म की थी ax² + bx + c = 0, जिसमें सिर्फ x ही वेरिएबल होता है, एक सिंगल वेरिएबल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स होते हैं और पावर कितनी होती है, दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, जिसे वहाँ पर x² लिखते थे, 2 पावर होती थी, ऐसे नहीं है यहाँ पर। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या है, ax + by + c = 0। ये जनरल फॉर्म हमें याद रखनी है, ax + by + c = 0। यहाँ पर जो x और y हैं इन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं, और a, b और c जो हैं इन्हें रियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ कंडीशन क्या होती है, या ये दोनों टर्म्स जो हैं यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हैं a और b, ये दोनों कभी एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते। आइदर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, या तो a 0 के इक्वल नहीं होगा या फिर b 0 के इक्वल नहीं होगा। दोनों कभी भी साथ में ज़ीरो नहीं होंगे। a भी 0 हो, b भी 0 हो, ऐसे कंडीशन कभी नहीं होगी। दोनों में से एक किसी कंडीशन में 0 हो सकता है। अब ये तो हमने एक सिंगल इक्वेशन की, लेकिन चैप्टर क्या है, पेयर, जोड़े। तो दो इक्वेशंस होनी चाहिए हमारे पास, तो हम दो लीनियर इक्वेशंस लेकर चलेंगे। टू लीनियर इक्वेशंस ax + by + c, ax + by + c अगर इस तरह से लिख देते हैं तो कोफिशिएंट्स में तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, वो सेम हो जाएंगे, दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी। तो डिफरेंस के लिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, a1x + b1y + c1 = 0, और सेकंड क्या हो जाएगी, a2x + b2y + c2 = 0। टेकन टुगेदर फॉर्म्स मतलब बनाती हैं, जब दोनों लीनियर इक्वेशंस को एक साथ लिया जाता है तो वो एक पेयर बनाती हैं लीनियर इक्वेशंस का। यहाँ जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम इन लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है। जब भी किसी लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो वो हमेशा क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्योंकि हम टू लीनियर इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, सेकंड लीनियर इक्वेशन के लिए भी एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये जो टू स्ट्रेट लाइंस होती हैं टू लीनियर इक्वेशंस के लिए, ये अपनी कुछ 3 तरह की पॉसिबिलिटी शो करती हैं। या तो दोनों लीनियर इक्वेशंस की जो ग्राफ की लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाएंगी, एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पैरेलल है मतलब चाहे कितनी भी दूर तक चली जाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस मतलब जहाँ पहले लीनियर इक्वेशन के लिए जो लाइन बनी है उसी के ऊपर दूसरी लीनियर इक्वेशन की भी लाइन ड्रॉ हो जाती है, तो इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ये होती है हमारी पैरेलल लाइंस, और ये हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जा रही हैं। तो इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशंस को अलग अलग तरह से सॉल्व करना सीखेंगे। मेनली हमारा यहाँ पर काम क्या होता है, x और y की वैल्यूज़, जो हमारे वेरिएबल्स हैं x एंड y, उनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी होती हैं। तो उसके लिए हम अलग अलग मेथड सीखेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम ग्राफ ड्रॉ करना सीख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा 7 years ago
अगो मीन्स पहले, 7 साल पहले। आई वॉज 7 टाइम्स, मैं 7 गुना था। एज़ ओल्ड एज़ यू वर देन, कि तुम्हारी उम्र 7 साल पहले जितनी थी मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। मान लो अगर डॉटर की एज हम x ले लेते हैं तो जो फादर है वो 7 टाइम्स, यानी 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टाइम्स हो जाएंगे। ये हमें फर्स्ट कंडीशन दी गई है जहाँ से हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बनेगी। फिर आगे लिखा है आल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ का मतलब है अब से 3 साल बाद, मतलब जो आने वाला समय है उसमें जो 3 साल हैं। आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं 3 गुना हो जाऊंगा। एज़ ओल्ड एज़ यू विल बी, 3 साल बाद तुम्हारी उम्र जितनी होगी मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली, इस सिचुएशन को, ये जो 2 हमें कंडीशन दी गई हैं इन्हें एल्जेब्राइकली और ग्राफिकली हमें शो करना है। एल्जेब्राइकली का मीनिंग है हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करके बतानी है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में 2 लीनियर इक्वेशंस बनानी है। और ग्राफिकली फिर उन लीनियर इक्वेशंस को हमें ग्राफ पर ड्रॉ करना है। तो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन, जब भी हमें एज वाले क्वेश्चन दिए गए होते हैं तो वहाँ हम हमेशा सबसे पहले प्रेजेंट एज, मतलब जो आज की उम्र है, जो वर्तमान उम्र है वो लेकर चलते हैं। क्वेश्चंस में कुछ साल पहले कुछ साल बाद की एज दी गई होती है हमें, लेकिन हम प्रेजेंट एज से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर आफ्ताब और उसकी डॉटर के बारे में कहा गया है, तो हम दोनों की ही प्रेजेंट एज पर काम करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज़ इक्वल्स टू x ईयर्स। उम्र जो होती है, एज जो होती है उसे हमेशा साल में बताते हैं कि मैं 5 साल का हूँ, 10 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, तो इसलिए हमने क्या लिख लिया x ईयर्स, वो भी x साल का है। फिर उसकी डॉटर की एज के बारे में बताना है हमें, तो लेट आफ्ताब्स डॉटर्स प्रेजेंट एज, आफ्ताब की बेटी की जो वर्तमान उम्र है, वर्तमान मतलब आज की जो उम्र है वो हम ले लेते हैं y ईयर्स की, वो y साल की है। तो सबसे पहली कंडीशन जो है उसमें हमें दिया गया है 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले। मान लो अब अगर कोई 10 साल का है तो 7 साल पहले वो कितने साल का था, 7 उसके एज से माइनस कर देंगे, मतलब वो 3 साल का था। तो यहाँ एल्जेब्रा में भी 7 ईयर्स अगो का मतलब है हमें 7 यहाँ से माइनस करना है, आज की उम्र में से 7 को माइनस करना है। तो 7 ईयर्स अगो आफ्ताब्स एज सात साल पहले आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, जो आज की उम्र है उसमें से 7 माइनस कर देंगे तो x माइनस 7 ईयर्स हो जाएगी। 7 ईयर्स अगो उसकी डॉटर की एज भी चाहिए हमें 7 साल पहले की, तो 7 ईयर अगो आफ्ताब्स डॉटर्स एज। यहाँ हम प्रेजेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट यूज़ किया गया है आज की उम्र के लिए, वर्तमान उम्र के लिए। यहाँ हम लिख रहे हैं 7 ईयर्स अगो, तो आज की उम्र में से 7 हम माइनस कर देंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग अब हम सिचुएशन लिखते हैं। 7 ईयर्स अगो आफ्ताब कह रहा है आई वॉज 7 टाइम्स, मैं 7 गुना था, एज़ ओल्ड एज़ यू वर देन,
कि तुम्हारी उम्र जितनी थी, तो हम डॉटर की एज लिख लेते हैं y-7 है और आफ्ताब की एज x-7 है। तो आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले की जब हम उम्र लिखते हैं तो मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 गुना थी। तो ये दोनों बराबर उम्र तो नहीं होंगी, इक्वल नहीं रहेंगी एक दूसरे के, क्योंकि उसके फादर जो हैं वो उससे 7 टाइम्स बड़े हैं। अब अगर बराबर करना हो हमें, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं कि कोई 49 ईयर्स का है और उसकी डॉटर जो है वो 7 ईयर्स की है, तो दोनों की एज इक्वल कब होगी? अभी तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा सकते। इक्वल का साइन कब लगाएंगे? जब यहाँ भी 49 होगा। और 49 कैसे आएगा? छोटी उम्र को 7 से मल्टीप्लाई करने पर। तो डॉटर जो है वो कम है, उसकी उम्र कम है, तो इसलिए उसकी उम्र को भी हम क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि फादर 7 टाइम्स ज़्यादा है, इसलिए डॉटर की उम्र 7 टाइम्स कम थी, तो 7 से मल्टीप्लाई करके डॉटर की एज को दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिया है। इसके बाद इस सिचुएशन को हम, जो भी कंडीशन दी गई है, इसे सॉल्व करेंगे सिंपल, जैसे हमने छोटी क्लासेस में भी सीखा हुआ है। ब्रैकेट ओपन हुई यहाँ से, 7y-7 7 जा 49। एक्स वाई की टर्म्स एक जगह इकट्ठी कर लेंगे तो ये बन जाएगा x-7, 7y उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 49 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी हमारी x-7y, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा +42 इज़ इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। जैसे अभी पहले हमने किया था कि अब अगर कोई 10 साल का है तो 7 साल पहले वो माइनस किया, 3 साल का था। अगर आज कोई 10 साल का है तो 3 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा? 3 साल बाद, तो उसकी एज में ऐड हो रहा है, तो 3 हम ऐड करेंगे तब 13 हमारे पास आंसर आएगा। तो ऐसे ही यहाँ इस क्वेश्चन में भी हम 3 ऐड करेंगे जो आज की एज है उसमें। तो 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब्स एज, अब से 3 साल बाद आफ्ताब की एज जो प्रेजेंट एज है उसमें 3 ऐड करेंगे। 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब्स डॉटर्स एज, तीन साल बाद उसकी लड़की की उम्र कितनी हो जाएगी? अब वाली एज में 3 ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि सबसे पहले एज वाले क्वेश्चंस में हम प्रेजेंट एज लेकर चलते हैं। अगर कुछ साल पहले की दी हुई है उम्र तो उतने ही साल माइनस कर देते हैं, और जितने साल आगे के लिए कहा जाता है उतने साल ऐड कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्क इज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? नेक्स्ट जो 3 years फ्रॉम नाउ है वहाँ के क्वेश्चन में क्या कहा है? 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं 3 गुना हो जाऊँगा, एज ओल्ड एज यू विल बी, जो 3 साल बाद तुम्हारी उम्र होएगी उस उम्र से मैं 3 गुना हो जाऊँगा। तो ये फादर की एज है, ये डॉटर की एज है। अगेन दोनों एक दूसरे के इक्वल तो होंगे नहीं, डॉटर कम एज की है, फादर ज़्यादा एज के हैं। तो फादर की एज 3 टाइम्स है डॉटर की एज से, तो डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। 7 टाइम्स यू डॉटर के लिए यूज़ हुआ है, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यानी डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई किया। 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई किया है डॉटर की एज को, ताकि दोनों एज एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। अगेन हम क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेंगे। 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y प्लस 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 3 3 जा 9।
सारी टर्म्स एक तरफ ले आएंगे, x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इज़ इक्वल्स टू 0, x माइनस 3y माइनस 6 इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफ पर ड्रॉ करना है, लेकिन ग्राफ पर ड्रॉ करने से पहले हमें इनको सॉल्व करना होगा। यहाँ हमें लिखा हुआ दिया गया है रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्राइकली, तो हम यहाँ एक लाइन लिख देते हैं। इक्वेशन 1 and equation 2 shows the algebraic form of given situations। दी गई situations जो हैं वो algebraically कौन शो कर रहा है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो था एल्जेब्राइकली का वो सॉल्व हो गया। अब ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम फर्स्ट इक्वेशन लेकर चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42 इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम x या y में से एक जो है वेरिएबल उसे लेफ़्ट हैंड पर रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो राइट हैंड पर ले जाएंगे। तो x यहीं पर ही रखते हैं, 7y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 42 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ये हम इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, कुछ वैल्यूज़ ले रहे हैं x और y की। ये वैल्यूज़ किस लिए लेनी होती हैं, क्योंकि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ में एक x एक्सिस होता है और एक y एक्सिस होता है। x एक्सिस पर x की वैल्यूज़ डालेंगे, y एक्सिस पर y की वैल्यू डालेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। अब वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो भी टर्म हमारी इस साइड आई है, जो वेरिएबल हमारा यहाँ इस तरफ है, कौन सा वेरिएबल है, y, यहाँ हम y की वैल्यूज़ डालेंगे और x की वैल्यूज़ हमारे पास आती रहेंगी। ये थोड़ा रफ वर्क है अब यहाँ पर, जैसे कि अगर हम y को लिखते हैं 6, y कितना है 6 है, तो यहाँ हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं x इज़ इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई y है, y की जगह आ जाएगा 6 माइनस 42, तो यहाँ आ गया माइनस 42, 6 7 जा 42 माइनस 42 इज़ इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। अब हम नेक्स्ट कुछ और वैल्यू यहाँ पर y के लिए पुट कर लेते हैं, जैसे 7 पुट करते हैं हम y के लिए, तो यहाँ हमने लिख दिया y कितना है 7। यहाँ y की जगह 7 पुट करेंगे तो x इज़ इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 42, 7 7 जा 49 माइनस 42 इज़ इक्वल्स टू 7। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई है 7। नेक्स्ट हम y की वैल्यू 5 पुट कर लेते हैं। ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं इन वैल्यूज़ पर, हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो y की जगह 5 पुट करेंगे, x इज़ इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 42, 7 5 जा 35 माइनस 42, यहाँ से आ जाएगा ये माइनस 7। तो y की वैल्यू हमने 5 पुट की है, तब हमारा x आया है माइनस 7। यहाँ जो हम ये राइट और लेफ़्ट में टर्म्स लेकर जा रहे हैं, हम y को यहाँ रख सकते थे, तो 42 उधर चला जाता, माइनस का हो जाता, x उधर चला जाता, माइनस का हो जाता। उसके बाद फिर ये जो माइनस 7 है ये यहाँ डिवाइड में चला जाता। तो हमें यहाँ पर
न्यूमरेटर के साथ साथ हमारा एक डिनोमिनेटर भी बन जाता, जिससे हमें डिवाइड करना पड़ता, और डिवाइड करने पर आंसर पॉइंट में भी आ सकता है। तो इसलिए मैंने ये ना बनाने की बजाय ये वाली जो है कंडीशन बनाई है, जिसमें हमारे डिवीज़न का जो टाइम है वो थोड़ा सेव हो जाए। तो ध्यान से लेफ़्ट राइट में टर्म्स को करना है ताकि हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से वैल्यूज़ पुट करके हमने ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए कुछ वैल्यूज़ जो हैं एक्स और वाई की वो निकाल ली हैं, जिन्हें हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 3y माइनस 6 इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी y के साथ 3 मल्टीप्लाई में है। अगर y को हम यहाँ रखते हैं तो बाद में 3 डिवाइड में जाएगा। तो इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 3y उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 उधर जाएगा, इसका साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ हम y की वैल्यूज़ पुट करेंगे और x की वैल्यू हमारे पास आती रहेगी। x y की वैल्यू 0 1 2 इस तरह से कुछ पुट कर ली हैं हमने y की वैल्यूज़। जब हम y यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, हमारे पास रह जाएगा 6। आप इसी तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं इसे। y की वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 3 1 जा 3, 6 में ऐड करेंगे ये आ जाएगा 9। उसके बाद y की वैल्यू हम यहाँ पर 2 पुट कर रहे हैं तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 6 हो जाएगा 12। अब इन दोनों जो हम बॉक्सेस हमारे पास आए हैं इन्हें हमें ग्राफ पर ड्रॉ करना है। ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पर हमारे पास यहाँ पर एक डार्क लाइन होती है, बाकी थोड़ी लाइट होती हैं लाइंस। तो हमें जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना होता है वो इस डार्क लाइन पर बनाना होता है। जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमारी पेंसिल बहुत शार्प होनी चाहिए ताकि जो पेंसिल चल रही है वो सिर्फ इस डार्क लाइन पर ही चले, आसपास की किसी भी लाइन को कवर ना करे। ये हमने बनाया यहाँ y एक्सिस। ये होता है x एक्सिस। जो डार्क लाइंस हैं उस पर बनाना है हमें, और बहुत ध्यान से कि साथ वाली जो एक्सिस है उस पर हमारी पेंसिल नहीं चलनी चाहिए। ये थोड़ा सा ग्राफ यहाँ जहाँ दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ये होता है हमारा ओरिजिन, जिसे हम O से लिखते हैं। एक्स एक्सिस की ये होती है हमारे पास पॉजिटिव साइड, जिसे हम कैपिटल X से लिखते हैं। यहाँ पर होती है एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड, जिसे X डैश से लिखा जाता है। ऊपर है Y एक्सिस की पॉजिटिव साइड, और यहाँ नीचे होती है y एक्सिस की नेगेटिव साइड।
तो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हमें स्केल मेंशन करना होता है। स्केल क्या होता है यहाँ पर हमारे पास, ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या स्केल है और वाई एक्सिस पर क्या स्केल है। हमारा स्केल क्या होता है, हम यहाँ क्या वैल्यूज़ लेकर चल रहे हैं। अब ये वैल्यूज़ हमें देखनी होती हैं अपने इन बॉक्सेस के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारे पास यहाँ x की हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 7 है और नेगेटिव साइड पर -7 है। तो अगर हम काउंट करते हैं पॉजिटिव साइड 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। इधर -7 1 2 3 4 5 6 तक ही है, 7 तो नहीं है, तो ग्राफ हमारा छोटा रह गया। उसके बाद y एक्सिस ये 6 7 7 हाईएस्ट वैल्यू है आ जाएगी। यहाँ x एक्सिस पर जो पॉजिटिव साइड में हाईएस्ट वैल्यू है वो 12 है, यहाँ 12 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक ही है, फिर से 12 नहीं आ रहा। y एक्सिस पर हाईएस्ट वैल्यू 2 है, 2 तो यहाँ आ जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास ये ग्राफ छोटा रह जाता है तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंटिंग नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यहाँ पर 2 4 6 8 ये लिखेंगे। तो जब भी हमें एक्सिस पर वैल्यूज़ लिखनी होती हैं तो किसी एक नंबर का हम टेबल लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर 12 जो है वो 2 के टेबल में आ जाता है, तो हम 2 का टेबल यहाँ पर कर देंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम अलग अलग टेबल लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ हम 2 4 6 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 4 6 लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। सिर्फ ध्यान कितना रखना होता है कि जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर है वही एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पर होगा। हाँ, हम एक्स एक्सिस पर 2 का टेबल लिख लेते हैं, 2 4 6। ये वैल्यूज़ भी हमें ये जो डार्क लाइंस हैं इन पर ही लिखनी है। 8 10 12 14 जो हमारा हाईएस्ट नंबर है उससे एक वैल्यू एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 4 6 है पॉजिटिव में, तो इधर डार्क लाइन पर हम लिखेंगे -2 -4 -6 -8 -10। तो हमारा जो स्केल है वो एक्स एक्सिस पर क्या है, स्केल मतलब ये जो एक छोटी लाइन है ये कितने के इक्वल है। अगर हम ग्राफ पर काउंट करें, 0 के बाद से काउंट करना स्टार्ट करें, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 2 लिखा है ये 10th लाइन पर आता है। ऐसे ही अगर हम किसी भी बॉक्स में काउंट करते हैं तो डार्क लाइन एक अगर 0 है तो नेक्स्ट डार्क लाइन जो है वो 10th बनती है, मतलब 10 डिविजन्स होती हैं यहाँ पर। तो इसलिए एक छोटी लाइन जो है ये पूरा जो पार्ट है ये 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसका स्केल कितना होगा, एक छोटी डिवीज़न जो है, छोटी लाइन जो है वो कितने के इक्वल होगी, 2/10 के। जिस भी नंबर का हम टेबल लिखेंगे उसे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.2। जो छोटी लाइन है एक वो किसके इक्वल है, 2 के, यानी इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 0 0.2 0.4 0.6, हर बार 0.2 ऐड होता रहेगा। अगर 4 से स्टार्ट करते हैं देन 4.2 4.4 4.6 4.8 और 5th लाइन पर क्या आ जाएगा, 5, अगेन 5.2 5.4 5.6 5.8 और फिर से 0.2 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6। तो ये है हमारा एक्स एक्सिस पर स्केल। वाई एक्सिस का स्केल लिखते हैं, यहाँ हमारा 1 2 3 काउंटिंग लिखने पर भी काम चल जाएगा, तो हम 1 2 3 से ही यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना है कि डार्क लाइन जो है उस पर ही हमें मार्क करना है। हाईएस्ट वैल्यू जो है वाई एक्सिस की वो 7 है दोनों में ही, तो हम 7 से एक बड़ा नंबर यहाँ पर लिख लेंगे।
ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएंगी। सिर्फ ये ध्यान रखना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो हम लिख रहे हैं काउंटिंग वो डिफ़र कर सकती है, लेकिन पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड पर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 2 4 6 था, यहाँ -2 -4 -6, यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। तो y एक्सिस पर स्केल क्या बनेगा, सबसे पहला नंबर या जिस नंबर का टेबल लिखते हैं उसे 10 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 2 का टेबल था, 2 को 10 से डिवाइड किया। यहाँ 1 का टेबल है तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 0.1, यानी 0 छोटी डिवीज़न 0.1 के इक्वल है। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, उसमें 0.1 ऐड करेंगे तो 1, फिर 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और 1.9 में 0.1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा स्केल। अब हम इन वैल्यूज़ को ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले है x0 y6, तो ये है हमारा x0, 0 दोनों का यहीं पर होता है, और y है हमारे पास 6। जब भी एक एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, अगर x 0 है तो जो पॉइंट है वो y एक्सिस पर ही बन जाएगा। यहाँ एक्सिस के ऊपर ही हम लिख देंगे 0,6। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। अगर y 0 होता और x की कुछ वैल्यू होती तो वो यहाँ x एक्सिस के ऊपर आ जाती। अब नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास x है 7, y भी है 7, तो x यहाँ पहले हमें 7 फाइंड आउट करना होगा क्योंकि 7 तो यहाँ नहीं है, तो 7 हम फाइंड आउट करेंगे कैसे होगा। 6.2 0.2 के इक्वल है एक डिवीज़न, तो 0.2 ऐड करते रहेंगे। 6.2 6.4 6.6 6.8 और ये लाइन जो है 5th लाइन ये हमारा शो कर रही है 7। तो यहाँ 7 से हम ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस से लाइन सीधी ड्रॉ होती है ऊपर की साइड, इस तरह से डैश डैश करके ऊपर की साइड हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। और y की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी है 7 है, तो ये y एक्सिस पर ये रहा 7। इससे हम x एक्सिस की डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे लाइन। डार्क लाइन पर ही करनी है, ये हमें ध्यान रखना है। दोनों ने एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो ये पॉइंट है 7,7, x का 7 और ये y के लिए 7। नेक्स्ट पॉइंट है -7 और y है 5, तो पहले x के लिए -7 यानी इधर नेगेटिव वाली साइड पर हम 7 काउंट करेंगे। 7 जो है वो 6 और 8 के बीच में 5th लाइन पर आया है, तो यहाँ 6 और 8 के बीच में हम 5th लाइन देख लेंगे। 1 2 3 4 और ये है 5th लाइन जहाँ पर हमारा -7 है। तो इससे हम ऊपर की साइड ड्रॉ करेंगे। फिफ्थ लाइन पर बहुत ही ध्यान से लाइंस को काउंट करना है, क्योंकि हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ी थी वहाँ पर देखा था कि जब भी कोई हम लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो यहाँ इस स्ट्रेट लाइन पर ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए, जो पॉइंट्स हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से काउंट करना है। और -7 के लिए y कितना है 5, तो यहाँ 5 y पर 5 पॉजिटिव साइड लेनी है।
साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। ये पॉइंट क्या है? से पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x है -7, फिर y के लिए लिखते हैं, y है 5। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो यहाँ नोटबुक में ये बनाया है ये ठीक है या नहीं, फिर हम ग्राफ जो ड्रॉ कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं? ये होगा अगर ये तीनों जो हैं एक स्ट्रेट लाइन पर आ जाते हैं। तीनों पॉइंट एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने जो अपना सॉल्यूशन बॉक्स बनाया था और उसके बाद जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो ठीक है। अगर कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन से साइड में रह जाता है तो मतलब हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो ये हमने फर्स्ट अपनी लीनियर इक्वेशन ड्रॉ की। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करने के बाद हम इस लीनियर इक्वेशन को, जो लीनियर इक्वेशन है वो भी यहाँ लिखेंगे। लीनियर इक्वेशन थी हमारी x - 7y + 42 = 0। इसके बाद हम सेकेंड लीनियर इक्वेशन है जो उसका जो बॉक्स है वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर x 6 है और y 0 है। तो जैसे अभी पहले भी मैंने बताया था, अगर एक वैल्यू 0 होती है तो दूसरी वैल्यू के लिए हम उसी एक्सिस पर लिख देते हैं। x यहाँ पर 6 है तो यहाँ x एक्सिस पर आ जाएगा और इसे हम लिखेंगे 6,0। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 0 होती है तो y एक्सिस पर पॉइंट आता है, अगर y की वैल्यू 0 होती है तो x एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट आ जाता है, और अगर दोनों ही 0 होती हैं तो यहाँ ओरिजिन पर आता है। नेक्स्ट है 9,1। x 9 है, y 1 है, तो x के लिए 9 फाइंड आउट करेंगे। 9 8 के बाद आएगा, 8 और 10 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर भी हम 8, 8.2, 8.4, 8.6, 8.8 और ये 5th लाइन पर आ जाएगा हमारा 9। ऊपर की साइड लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस 9 के लिए y एक्सिस पर है हमारे पास 1, तो y एक्सिस का 1 इस साइड ड्रॉ करेंगे। यहाँ इस पॉइंट पर दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, तो ये हमारा पॉइंट है। पहले x लिखेंगे फिर हम y लिखेंगे, तो पॉइंट क्या आया है 9,1। नेक्स्ट x 12 है, y 2 है, x 12 यहाँ से ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे। y is 2 इस साइड ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा। ये वैल्यूज़ बीच में आ रही हैं, इन्हें हम साइड में लिख देते हैं। 6,0, 9,1, here it is 12,2। ये तीनों पॉइंट भी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, कोई भी पॉइंट साइड में नहीं रह रहा। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन x - 3y - 6 = 0 के लिए लाइन ड्रॉ होगी है। तो इस तरह से हमें अपना ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाते हुए ध्यान रखना है x x डैश, y y डैश, यहाँ ओरिजिन 0, एक्सिस पर टेबल कौन सा लेना है, साइंस, स्केल बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे, ये सब कुछ ध्यान रखना। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2।
सेकंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज, क्रिकेट टीम के एक कोच हैं जिन्होंने खरीदे 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रुपी 3900, 3900 रुपये में उन्होंने 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदी हैं। अब अगर हम कहीं पर सामान लेने के लिए जाते हैं तो हम पहले 1 के लिए रेट पूछते हैं। अगर हमें कुछ केजीज़ में लेना है, जैसे चीनी या हम कोई सब्ज़ी या फ्रूट लेने के लिए गए हैं, तो हम यही पूछते हैं कि 1 केजी कितने का है, डायरेक्ट नहीं ले लेते इस तरह से। या अगर हम पेन पेंसिल कुछ लेने जा रहे हैं तो उसके लिए भी हम पूछेंगे कि ये वाला पेन कितने का है या वो वाली पेंसिल कितने की है। तो इसी तरह से बैट बॉल का जब हम काम कर रहे हैं, जब भी हम किसी चीज़ के प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम 1 की कॉस्ट लेकर चलते हैं। यहाँ बैट और बॉल है तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। कॉस्ट जो है वो रुपए में होती है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे रुपए x। फिर लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, 1 बॉल का हम अलग ले लेंगे रेट, वो हो जाएगा रुपए y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें कहा गया है ही बाइज 3 बैट्स। अगर एक बैट 100 रुपीज़ का है तो 3 बैट कितने के आ जाएंगे, 300 के। छोटी क्लास में हम ये काम सीखते हैं, जब भी ज़्यादा के लिए निकालना होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक बैट x रुपीज़ का है तो 3 बैट कितने के आ जाएंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3x के। तो 3 बैट्स का हमने यहाँ लिखा 3x। 6 बॉल्स, सेम इसी तरह से 6 बॉल्स कितने की हो जाएंगी, 6y की। ठीक है, तो उसने दोनों का इकट्ठा मिलाकर, दोनों को टुगेदर करना है, इकट्ठा करना है, यानी दोनों के रेट को ऐड करना है। तो जब दोनों के रेट को ऐड किया जाता है वो कितने रुपए दे रहा है शॉपकीपर को, 3900। यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 और 6 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। तो सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए हम यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 1 रह जाएगा 2, 3900। 3 उधर जाकर इसे डिवाइड करेगा, 3900 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0। तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x + 2y = 1300। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जिसे हमें सॉल्व करना है। अब सेकंड सिचुएशन रीड कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा गया है, लेटर शी बाइज, फिर से वो खरीद रही है, अनदर बैट, एक और बैट, एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 और बॉल ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड मतलब रेट सेम है। तो इस बार उसने एक बैट खरीदा है। एक बैट का हम रेट लेकर चले हैं x रुपये, यानी एक बैट का रेट कितना हो जाएगा x। और 3 बॉल्स खरीदी हैं। 1 बॉल जो है उसका कॉस्ट y है, तो 3 बॉल्स का कितना हो जाएगा 3y। और जब इनका टोटल किया जाता है तो वो दे रही है शॉपकीपर को 1300। तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1300। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो इस तरह से हम, जैसे हमने पहले लिखा था, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द सिचुएशन, वही हम यहाँ पर कर लेंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्राइकली। represent the situation algebraically। ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया।
सेकंड पार्ट के लिए हम सबसे पहले इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद उसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये इस तरह से हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए और सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करने से पहले दोनों सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। इसे हम रफ में भी कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई में था y के साथ, इसलिए हम 2y को दूसरी साइड लेकर गए हैं। यहाँ 3y मल्टीप्लाई में है तो इसलिए 3y को दूसरी साइड लेकर गए हैं ताकि हमारा डिवीज़न वर्क जो है वो बच सके। और इसका हम ये दोनों जो हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं, x y की वैल्यूज़ जो निकाली हैं, इसके अकॉर्डिंग हम ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। पूरा हमने स्केल मेंशन करना है, x डैश y डैश 0, और ये हमें सारा लिखना है। जैसे यहाँ 100 200 300 100 का टेबल लिखा गया है यहाँ इस क्वेश्चन में, तो इसलिए 100 को 10 से डिवाइड किया गया है। y एक्सिस पर भी सेम है, तो वहाँ भी 100 को 10 से डिवाइड किया, यानी एक छोटी डिवीज़न जो है वो 10 के इक्वल है। तो यहाँ अगर हमें छोटे डिविजन्स को रीड करना हो तो हम रीड करेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 देन 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 एंड देन 200। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वैल्यूज़ लिखते समय ध्यान रखनी है, पहले x एक्सिस की वैल्यू और फिर y एक्सिस की हम वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। और लाइन ड्रॉ होने के बाद हम इक्वेशन भी मेंशन करते हैं कि इस इक्वेशन के लिए ये वाली लाइन बनाई गई है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन इज the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on the day was found to be 160। किसी दिन एप्पल 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स जो हैं वो 160 के थे। मतलब इकट्ठा रेट दिया गया है, जैसे यहाँ 3 बैट्स और 6 बॉल्स का इकट्ठा रेट दिया था, लेकिन हमें तो 1 kg के लिए मेंशन करना होता है पहले। तो हम लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल्स टू ₹x। लेट cost of 1 kg of grapes is equals to ₹y। एक के लिए हमने x रुपये ले लिया है और एक के लिए y रुपये ले लिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें कहा गया है कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स। 1 kg अगर x के हैं तो 2 kg हो जाएंगे 2x के, एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स प्लस ग्रेप्स का रेट है 1 kg का, 1 kg का रेट है हमारे पास y। कितना था टुगेदर करने पर 160, इकट्ठा रेट कितना है इनका 160 है। आफ्टर मंथ एक महीने बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 kg का 1 kg का x है तो 4 kg का हो जाएगा 4x, एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, फिर से प्लस करेंगे 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg का y है तो 2 kg का हो जाएगा 2y इज़ 300। यहाँ दोनों में 2 कॉमन आ सकता है तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो यहाँ रह जाएगा 2x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 300। 2x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 300। ये 2 जो मल्टीप्लाई में है यहाँ आकर डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 150। अगेन हमें एल्जेब्राइकली और ज्योमेट्रिकली इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, तो एल्जेब्राइकली हमारा हो गया। यहाँ हम लिख देंगे इक्वेशन 1 and equation 2 represent the situation algebraically।
इसके बाद ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से सॉल्यूशंस ले लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y = 160, y = 160 - 2x, तो फर्स्ट यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ लिखते रहेंगे अपनी मर्ज़ी से, और y की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास सॉल्व करने पर आ जाएगा। जैसे x की वैल्यू हम लिख रहे हैं 40, 50, 60, यहाँ वैल्यूज़ 40 डालेंगे तो 4 × 2 = 8, 160 में से माइनस करेंगे आ जाएगा 80। इसी तरह से हम ये सारे पार्ट्स जो हैं सॉल्व कर लेंगे और ये हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करने के लिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन है 2x + y = 150, ये हो जाएगा y = 150 - 2x, इसके लिए भी हम x की वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे। जैसे x हम लिख लेते हैं 70, 50, 40, तो 70 यहाँ पुट करेंगे, 70 × 2 = 140, 140 150 से माइनस करेंगे ये आ जाएगा 10। इसी तरह से हम ये सारी वैल्यूज़ लिखकर यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास y के आंसर्स आ जाएंगे। और इन दोनों बॉक्सेस को यूज़ करते हुए हम अपना ये थर्ड क्वेश्चन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, जिसमें x y ओरिजिन स्केल सब कुछ मेंशन करना है, और लाइंस ड्रॉ करने के बाद उनके ऊपर भी हमें इक्वेशन लिखनी है कि कौन सी इक्वेशन के लिए लाइन जो है वो ड्रॉ की गई है। अब हमने जैसे जब इंट्रोडक्शन पढ़ी थी वहाँ पर हमने कहा था कि लाइंस जो हैं वो 3 तरह से पॉसिबिलिटीज़ देती हैं कि या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर पैरेलल होंगी, या फिर कंसाइड करेंगी। तो जैसे ये वाली लाइन है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर चल रहा है, यानी कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। जो सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, मतलब अगर हम इन्हें थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं तो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट देंगी, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी डिस्टेंस ज़्यादा है, धीरे धीरे करके डिस्टेंस कम हो रहा है, इन्हें भी अगर हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए निकलेंगी, तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं।